मोदी के सिवा कोई नहीं आ सकता है। मोदी और योगी भगवान है। इलाहाबाद जाते थे तो रोड पे जाते थे तो टायर पंचर हो जाता था आने जाने में हम लोग मेहनत से। आज मोदी की देन है कि चारों तरफ से बिजली, चारों तरफ से रोड तहलका मचाई है। न 15 साल 20 साल से मेरा ये मैं देखा, न मोदी जो है मायावती बहन ने किया, न अखिलेश भैया ने किया। मोदी भैया ने हमको 10 साल या जितना लॉकडाउन किया उतना गेहूँ चावल ने खिलाया। हम जात के पास ही हैं। अच्छा, तो आप हाथी के साथ नहीं है? नहीं, हाथी के साथ किस लिए? हाथी के साथ हाथी बनवा ले, हम तोरे साथे न रहा। हमार विकास नहीं हुआ, हमारा कोई नहीं बना। अच्छा, इस सरकार में आपको क्या क्या लाभ? हमको लाभ कुछ नहीं मिला। कम हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया, बस यही बड़ी बात है। जो काला धन था वो सबूत सफेद हो गया सर, यही बात है और कोई बात नहीं। नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। काला धन कैसे सफेद? अरे सर, ये मोदी ने हमारे चमत्कार कर दिए। योगी और मोदी, पूरे दुनिया में अहंकार है मोदी योगी की, जो भूल जाएगा उससे बड़ा कौन है। नहीं तो आप कुछ बताइए, सब कुछ समझ में आया ना, आपकी बात क्लियर नहीं हो रही। बात क्लियर ये है सर, मोदी सरकार बनेगी, योगी सरकार भैया रहेंगे हमारे तरफ से। आपको आवास मिला है? हमारा आवास कुछ नहीं मिला, हमको खाने की मिला है बस 5 किलो 5 किलो राशन मिला है। 5 किलो राशन से मैं धरना दे रहा हूँ कि हमको मोदी भैया ने हमको एक लॉकडाउन। अभी हाल ही में 1 महीना पहले ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब अनाज के साथ 1 लीटर सरसों का तेल। अब आया है सब कुछ सर। अब कोटेदार न दे तो बाबू साहब क्या करेंगे? हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अब हमारे मोदी भैया इतना तो घर घर तो देख नहीं रहे हैं। सबको दे दिए हैं, हम नहीं देते बाबू तो क्या करें? मोदी भैया तुम्हारे सब कुछ कर दिए। आपके हिसाब से सरकार वापस? सरकार बहुत वापस आएगी। आप देखिए, जब तक गंगा में पानी रहेगी तब तक मोदी और योगी के सरकार रहेगी सरकार। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले हमारे एपिसोड से अलग अलग जगह से जाके मैं लोगों के राय जान रहा हूं। इस वक्त मैं बहरिया ब्लॉक के बाज़ार में हूं, जो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र जिला प्रयागराज में आता है। यहां पर कुछ भाई लोग बैठे हैं और मैंने इन्हें देखा तो मैंने इनसे संपर्क किया और मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि नए साल जो 2022 आ रहा है, इसके आते ही चुनाव का आगाज हो जाएगा और आप लोग बताएंगे कि आने वाला चुनाव किधर जा रहा है। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अरुण कुमार सिंह, निवासी अतनपुर, रामगढ़ कोठारी, प्रयागराज। हाँ सर, आप क्या करते हैं? मैं सहायक टीचर, बेस सरचौरी इंटर कॉलेज, बाबूगंज, सिकंदरा, प्रयागराज। सहायक इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, तो सर मैं समझा नहीं कि क्या आप एडहॉक में हैं क्या? हाँ, एडहॉक पे हैं। मतलब परमानेंट नहीं है? नहीं, परमानेंट। ये कै साल से आपका ये चल रहा था? आज ऐसे हमारा 25 साल से चल रहा है। तो आपको इस तरह से मैं समझूं मोटे मोटे तौर से, तो आपको प्राइवेट प्राइवेट जाकर वित्तहीन विद्यालय है तो वित्तहीन विद्यालय है। अच्छा, विद्यालय। हाँ मार साहब, मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ कि ये सरकार का कामकाज लगभग पूरा होने जा रहा है। हाँ। तो इस सरकार का कामकाज कैसा रहा? इस सरकार का कार्यकाल तो अच्छा रहा, इससे हम काफ़ी संतुष्ट रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां और हैं जो कि लोगों तक गलत मैसेज पहुंच रहा है। महंगाई के ऊपर तहत लोगों का दृष्टि जा रही है। जैसे कुछ योजनाएं ऐसी आती हैं जो कि ऊपर से चलती हैं, नीचे तक उनको नहीं मुहैया किया जा सकता है। और इस सरकार से तो बहरहाल हम काफ़ी संतुष्ट हैं, फिर भी हमारा मत तो इसी सरकार में जाता है। जी। और नहीं, तो आप सरकार को क्या मूल चीज़ें बताएंगे कि अगर थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा आने वाले समय में? आने वाले समय हम उम्मीद इस सरकार से ये कहते हैं कि विकास की जो श्रृंखला है, इस पे हमारे क्षेत्र के नेतागण काफ़ी लोग देते हैं, लेकिन जब इनका कुछ सहयोग मिलेगा, अगर इनसे संपर्क किया जाता है तो यही कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई वित्त पोषित आए तो हम विकास करने के लिए तैयार हैं।
यदि हमारे पास नहीं आए तो हम कहाँ से कर सकते हैं। अच्छा मार साहब, आप शिक्षक हैं, तो आज का एक करंट मुद्दा चल रहा है काफ़ी समय से कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? बेरोजगारी की समस्या तो बहुत कठिन चल रही है इस समय। तमाम से लोग, बहुत से लोग पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार तो रोड पे ही आ चुके हैं। उनके लिए सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करें। जैसे पिछली सरकार ने वित्त विहीन टीचरों को मानदेय के उपलक्ष्य में कुछ बातें रखी थी, लेकिन अब सरकार की क्या मानसिकता है, उसका क्या विचारधारणा है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जैसे हम यही चाहते हैं जैसे शिक्षा मित्रों को जैसे मानदेय के हिसाब पे रखा गया, तो हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार में कि कम से कम कुछ नहीं, हमारा जो वित्त विहीन विद्यालय है संस्थागत में है वो तो इतना वेतन दे नहीं पाते हैं, लेकिन हम सरकार से आने वाले भविष्य में करते हैं कि वित्त विहीन शिक्षकों को कम से कम मानदेय रूप में कुछ वो दिया करें। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और सर इसके बाद में बाकी तो हम सब इस सरकार से संतुष्ट ही हैं। चलिए सर, धन्यवाद। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश पाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बहरिया, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी गंगापार प्रयागराज। हाँ सर, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो बेसिक रूप से वैसे मैं अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ और अलग अलग लोग अपनी विचारधारा रख रहे हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सपा बसपा के कार्यकाल में 20 वर्षों में प्रदेश के विकास की पहिया थमी हुई थी, डबल इंजन की सरकार ने उस विकास की रफ्तार को कई गुने अधिक गति से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। कई एम्स उत्तर प्रदेश को मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, मेडिकल कॉलेज मिले। पहले सिर्फ सड़कें लोग फिल्मों में देखा करते थे दिल्ली और बम्बई में कि अच्छी सड़कें क्या होती हैं। आज वो सड़कें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय केशव जी की कृपा से पूरे क्षेत्र में पक्की सड़कें बन रही हैं। इतनी सड़कों का जाल बिछ गया कि ये सपा बसपा के लोग उसकी किलोमीटर की लंबाई नहीं गिन सकते कि कितने किलोमीटर इस सरकार में सड़कें नहीं बन गई हैं। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर उज्ज्वला योजना के तहत गैस न मिली हो, सौभाग्य योजना के तहत खंभे तार न गड़े हों। जितने 70 वर्षों में कांग्रेस और सपा बसपा ने गांव में विद्युतीकरण नहीं करा, उतना माननीय मोदी जी ने 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में हर गांव में जो है गिनती नहीं कर सकते आप कितने खंभे गांव में लगे हैं। हाँ सर, आपने उपलब्धियों की बात की, लेकिन एक मुद्दा बहुत तेज़ी के साथ लोगों में फैला हुआ है कि उत्तर प्रदेश की बिजली बहुत महंगी है, इस बारे में क्या? बिजली अब अन्य प्रदेशों की अगर तुलना किया जाए तो बिजली महंगी नहीं है। आप पहले सपा की गवर्नमेंट में होम्योपैथिक दवाई की तरह बिजली मिलती थी। जैसे डॉक्टर होम्योपैथिक दवाई देता है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, तो ये 4 घंटे बिजली मिलती थी। फिर भी आदमी 450-500 रुपये महीने जमा करता था। आज 18 घंटे 20 घंटे लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। चाहे किसान हो चाहे व्यवसायी हो, हर व्यक्ति बिजली का सदुपयोग कर रहा है। लोगों को बिजली का बिल देने में महंगा नहीं पड़ रहा है। बिजली का बिल देने में तब कष्ट होता था, हम बिजली का बिल देते थे लेकिन बिजली का कोई उपयोग नहीं होता था। आज चारों तरफ बिजली की व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ बिजली से संतुष्ट हैं। यह है कि आप अच्छी सुविधा लेंगे तो उसके लिए अच्छा पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ सर, जब आपने सुविधा की बात की तो अभी बुआई के समय ऐसा देखने में आया था कि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में डीएपी और खाद की बहुत किल्लत हो गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? किल्लत 2014 से ही खाद की किल्लत नहीं है। बीच में कोरोना काल में तमाम बड़े जो उद्योग थे, जहां कच्चा माल जहां से आता है, खाद जहां तैयार होती है, कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद होने के कारण उत्पादन नहीं हो पाया, जिसके कारण थोड़ी सी किल्लत हुई, लेकिन सरकार ने उस पर मैनेज किया। आज खाद की कोई दिक्कत नहीं है। सभी सोसाइटियों पर यूरिया डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसान ले रहे हैं। हाँ सर, आप वर्तमान सरकार के पक्षधर हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन
ऐसा देखने में आ रहा है विपक्षी पार्टियां महंगाई को मुद्दा बनाकर, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सड़कों पे हैं। और आपकी जो वर्तमान सरकार है, हाँ, ये देखने में आता है कि सड़कों का अच्छा विकास हुआ है, लेकिन जो कुछ मूल सुविधाएं हैं, जैसे लोग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों का तेल आदि मुद्दों पर मुखरित हैं और इसको जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं, तो जनता के बीच आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष की अगर आप बात करें तो विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा विहीन, इनके पास सिर्फ अनाप शनाप आरोप लगाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हर क्षेत्रों में सरकार ने काम किया। मैं चुनौती देता हूँ, चाहे सपा सुप्रीमो हो, चाहे बसपा सुप्रीमो हो, चाहे गांधी खानदान के पप्पू बाबा हों, ये किसी भी एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहस कर लें, चाहे स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, सड़क के विषय में। प्राथमिक विद्यालयों की हालत ही आज के 5 साल पहले किसी भी एक विद्यालय में न तो खिड़की थे, न दरवाजे थे, न बाउंड्री थी। दिन में बच्चे पढ़ते थे, सुबह जब शिक्षिकाएं हमारी बहनें जाती थी तो बच्चों से पहले कमरों से लेटरिन साफ करवाती थी, क्योंकि न तो खिड़की थे, न दरवाजे थे, न बाउंड्री वाल थी। आज प्राथमिक विद्यालय के, आप किसी भी एक विद्यालय में चले जाएं, आप हमारे क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, हर कमरों में आपको टाइल्स पत्थर लगे मिलेंगे, खिड़की दरवाजे मिलेंगे, बाउंड्री वाल हुई है। एकदम कॉन्वेंट से बेहतर सुविधा सरकार प्राथमिक विद्यालय में दे रही है। ये काम पहले भी हो सकते थे, क्यों नहीं हुआ? पहले सिर्फ कागज़ में काम हो जाता था, कागज़ में सड़कें बन जाती थी, कागज़ में प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो गया। आज वही लोग चिल्ला रहे जिनको हराम को खाने को नहीं मिल रहा है। मैं यहीं ग्राम सभा, मैं ब्लॉक के पास बैठा हूँ, मैं बाई प्रूफ चैलेंज कर रहा हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में यहीं बगल ग्राम सभा में एक तालाब में 30-35 लेबरों के द्वारा 1.5 वर्ष खुदाई दिखाई गई है कागज़ में, लेकिन तालाब जस का तस आज भी है। ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं जिनको कागज़ में काम करा करके सरकार का धन खाने को नहीं मिल रहा है। आज किसी प्रधान की औकात हो, कागज़ में शौचालय बनवा ले, कागज़ में आवास बनवा ले। तमाम आपके बहरिया ब्लॉक के सेक्रेटरी, प्रधान जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सरकार की हिदायत के बाद भी नहीं सुधरे। हमारे अगल बगल ग्राम सभाओं के कई प्रधान आवास का पैसा खाने में जल गए हैं। हाँ पाल साहब, एक अहम सवाल है, जब 2017 का ये चुनाव विधानसभा का हुआ था तो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे माननीय केशव प्रसाद जी। तो उस इलेक्शन में योगी बाबा का चेहरा नहीं था, तो बैकवर्ड लॉबी एक मत होके भाजपा को वोट दिया था। और आज स्थितियां अलग हैं। अब तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम योगी जी के ही मतलब आगे चुनाव लड़ेंगे, और वही आने वाले, अगर पार्टी सफल होती है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो बैकवर्ड लॉबी है, अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, वो फिर 2017 की तरह आपके साथ हैं? पिछड़ी जातियां पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं, 2014 से लेकर के 17 से लेकर के 19 तक, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये लॉलीपॉप अखिलेश यादव जी, मायावती जी दे रहे हैं। हर अति पिछड़ा जानता है कि पूरे अति पिछड़ों का हक, 27% अति पिछड़ों का हक अकेले समाजवादी पार्टी के लोगों ने खाया है। अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला है। सपा की गवर्नमेंट में अति पिछड़ों को न तो सरकार में भागीदारी मिली, न तो संगठन में। आज ये अति पिछड़ों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अति पिछड़ा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में सरकारों में हर शीर्ष पदों पर सिर्फ एक जाति के लिए पट्टा हुआ करता था। मेरे पास लिस्ट है, चाहे आप शिक्षा विभाग की मैं गिनवा दूं, बीएसए से लेकर के, डी हाउस से लेकर के, थानेदार से लेकर के, जेई, बिजली विभाग, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, तहसील, ब्लॉक, हर जगह एक जाति का कब्जा था। ये लोग, ये कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता तय करेंगे अगला मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। नहीं, वो तो डिक्लेयर हो गया श्रीमान जी। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में आस्था रखती है। हर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष बाद बदलना ही बदलना है।
और ये सपा बसपा के लोकतंत्र की बात करेंगे जो अपने बाप को औरंगजेब की तरह गद्दी से हटा करके राजा बन बैठा हो। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कि ये सरकार फिर वापस आ रही है? 100% सत्ता वापस आएगी। ये बुआ बबुआ के बस की बात नहीं है। ये महागठबंधन करके जनता को ठग चुके हैं। जनता जागरूक हो गई है। जनता आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 2022 में हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं प्रयागराज से, तहसील फूलपुर, बहरिया ब्लॉक से, फाजिलाबाद कालूपुर, नाम है मोहम्मद नसीम। हाँ नसीम भाई, आप ये बताइए कि ये जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, जी जी, हवा का क्या रुख है? हवा का रुख कुछ नहीं है सर। कौन आ रहा है? आ रहे हैं सपा सर। सपा जी यानी कि साइकिल आ रही है? हाँ, साइकिल आ रही है सर। तो क्या ये वर्तमान सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं नहीं, रहे? संतुष्ट नहीं थे सर। क्या ऐसा रहा, कुछ बताएंगे आप? अरे सर क्या नाम है, चूरन दिए हैं सर। मतलब आप खुल के कहिए। देता दिया। हाँ? जैसे विद्यार्थियों को बोले हैं सर, क्या नाम है, टेबलेट देंगे। अमित शाह खुद गृह मंत्री जो भाषण दिए थे बच्चों को, मतलब बोले थे कि क्या नाम है, लैपटॉप देंगे, टेबलेट देंगे, 2 डाटा जीबी फ्री देंगे। कहाँ मिला सर ये सब? रोजगार नहीं मिला। अरे भैया, फिर भी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। कहाँ मुफ्त दिया सर? 1 किलो राशन में मुफ्त हो जाएंगे सर? नहीं, 5 किलो खाने से रोजगार रहेगा सर? ये बताइए। हाँ, तो आप ये बताइए, जी आप सर। करते क्या हैं? हम स्टूडियो चलाते हैं सर। स्टूडियो चलाते जी हैं? जी जी। अच्छा, पहले के सरकार में और अब के सरकार में आप बिजनेसमैन हैं, जी जी। क्या अंतर पाते हैं आप? अंतर सर बहुत है इसमें। हाँ बताइए। सर जी क्या नाम है, जब मुख्यमंत्री सर, हम भी वोट दिए थे बीजेपी को, हम भी दिए थे सर, कमलेश पाल की वजह से हम भी दिए थे। मतलब कि हम संतुष्ट नहीं हैं सर बीजेपी से। लेकिन सर्वे तो ये बता रहा है कि सरकार में सड़कें काफ़ी बेहतर हुई हैं। अच्छा, सड़कें क्या करेंगे सर? सड़क क्या है सर? अरे ये रोजगार देगा सर? हाँ, अच्छा, हाँ। रोजगार। हाँ, यानी कि इस हमको सरकार रोजगार में चाहिए सर। रोजगार जी। हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए सर, हमको रोजगार चाहिए केवल। आपको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं और करूंगा। जी सर। आपके घर में खेती होती है? हाँ सर, होती है। अभी पिछले ही दिनों जी जी। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लगाए थे, जी जी जी। साल भर की मेहनत के बाद, विरोध के बाद किसानों के, वो तीनों कृषि कानून वापस हो गए। जी जी। अब किसान की कुछ मूल बातें हैं, वो उस पर चर्चा हो रही है। कमेटी का गठन किया गया है। किसानों का अब मूल मुद्दा ये रह गया है कि हमें अन्न पर, अनाज पर MSP मिले, प्राइवेट सेक्टर खरीदे या सरकार खरीदे। तो किसानों की मांग जायज़ है? हाँ जायज़ है सर। MSP मिलनी चाहिए? जी जी, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। किसान न धन न देते सर, क्या नाम है, ये भी नहीं होता। मतलब सरकार झुक गई ना किसान के आगे सर। अन्न किसान के खा रहे हैं, अन्न के किसान खा रहे हैं। भाई अन्न न दें तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे सर? किसान खेती कर रहा है, अनाज बेच रहा है, अनाज दे रहा है, उनका पहले लाना चाहिए ना सर किसान को। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप, जी। ये इलेक्शन किधर जा रहा है? इलेक्शन सर साइकिल जा रही है। साइकिल जा रही है? जी, साइकिल आगे जा रही है सर। 350 के आगे पार रहेगी सर। चलिए, धन्यवाद। 350 सीट से। धन्यवाद। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। राकेश शुक्ला, पूर्व मंडल अध्यक्ष यहाँ का था बहरिया, इस समय सिंहबीरपुर का प्रभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिला गंगा पार्क का कार्य समिति का सदस्य हूँ। ठीक सर। ऐसा सर देखने में आया है
पिछले कुछ एक महीनों से कि सभी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी रही हों या क्षेत्रीय पार्टियां रही हों, और ऐसा देखने सुनने में आया था कि ब्राह्मण वर्ग, जिसे हम प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, इस सरकार से ऐसा सुनने में आया कि वो असंतुष्ट चल रहे हैं। इस सिलसिले में बसपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन जगह जगह आयोजित किया, सपा ने भी परशुराम जी की मूर्ति लगाने का ऐलान किया, और वर्तमान सरकार ने भी अलग अलग जातियों का सम्मेलन किया। तो आपको क्या लगता है सर, ये आपका प्रबुद्ध वर्ग किधर जा रहा है? अब प्रबुद्ध वर्ग को कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, वो तो स्वतः में निर्णय ले लेता है। उसको कोई बताए कि ये गलत है सही है तो वही सोच के सामने दिया जलाना है। प्रबुद्ध वर्ग जानता है कि हमको क्या करना है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कौन क्या बोल रहा है। तो राजनीतिक विषय है, पार्टियां तो बना ठीक है, उनका तो बना बात है, लेकिन वो विषय उन्हीं तक सीमित है। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है वो जानता है ना कि समाज को हमारी क्या ज़रूरत है या कौन सी सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। तो इसलिए उसमें ऐसी कोई संशय की बात नहीं है। वो राजनीतिक विषय हैं, लोग अपना करते हैं, उनको करने का अधिकार है। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग जहाँ तक बात है वो अपना निर्णय खुद ले लेता है। उसके निर्णय को कोई राजनीतिक दल प्रभावित कर ले किसी न किसी रूप में, ऐसा होता नहीं है। अभी तक यही देखने में आया है, आगे भी यही होगा कि भाई पहले देश है, राष्ट्र हमारा है, किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, कौन समाज के लिए अच्छा काम करता है, कौन देश को बनाने की बात सोचता है। तो वो तो प्रबुद्ध वर्ग को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद उसको निर्णय कर लेगा। उसमें ये है कि भाई पार्टियां, उनको आज़ादी है, किसी भी जात के करें, कोई रोकता तो है नहीं। और ठीक भी है, हर जात का प्रभुत्व होना चाहिए भाई हर समाज में। अब जैसे एक चीज़ आप जाने, ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। और किसी भी पार्टी को लोकतंत्री भाषा का प्रयोग करना चाहिए और आचरण में भी ले आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य बस ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद से ही, जैसे कांग्रेस ने काफ़ी दिनों तक शासन किया इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि एक ही परिवार का शासन लगभग चलता रहा। तो ठीक है, उसमें आज़ादी की बात थी, देश उतना वो तेज मतलब विकसित विचारधारा से नहीं था। लेकिन ये है कि धीरे धीरे लोगों में वो बात आई। अब आप देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कोई यही सपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना, बसपा की बात, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। इनकी जो सोच है एक छोटी सोच है, प्रदेश तक सोच है। अच्छा सोच चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जैसे आप समझिए कि इनके यहाँ क्या, जैसे भाजपा में क्या है कि उसमें किसी भी जात को एंट्री है, वो अपने काम से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ तो है कि हमारे ही घर का होगा, हमारा बाप है तो हमारा पिता होगा, तो हमारा लड़का होगा, हमारा नाती होगा। तो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या है भाई? जब हमको गुलाम ही रहना है, कुछ बनना ही नहीं है, आपके साथ मुखिया नहीं बनना है, तो हम उसमें क्यों जाएंगे? आप बताइए हमको। नहीं सर, आपने इस तरह के मुद्दे को उठाया, लेकिन विपक्ष भी तो कहता है कि ये कहते जरूर हैं, लेकिन ये भी तो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। जैसे राजनाथ सिंह का लड़का राजनीति में है। हाँ, राजनीति में रहना बुरा नहीं है। और वसुंधरा राजे, आप सही, उनकी माता जी थी, उपाध्यक्ष कभी थी भाजपा की। नहीं, आप पहले बात देखिए, सवाल ये है कि नियम जो होता है, नियम का पालन सबको करना है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो 3 साल के होते हैं, चौथे साल तो नहीं रह सकते, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे उनका लड़का कोई भी हो, एक नियम है। लेकिन इनके यहाँ क्या है, मायावती जी बहन जी अंतिम सांस तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी। राहुल गांधी, या देखिए कांग्रेस के यहाँ लफड़ा चल रहा है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कभी राहुल गांधी, कभी उनकी माँ, कभी राहुल गांधी, कभी उनका। तो सवाल ये है कि जो सोच है भाई, हमारे यहाँ ठीक है कोई होगा, वैसा है, उसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं है कि भाई वो तो काम करते करते, ये कोई नियम थोड़ी है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो मेरा लड़का राजनीति नहीं कर सकता। अगर वो भी समाज में सेवा कर रहा है तो उसको अधिकार है, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। बाप बेटा अलग बात है, लेकिन आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन इनके यहाँ तो जो उसका मुखिया है उस पर दूसरा नहीं बैठ सकता। वोट आप दीजिए उनको, जैसे बसपा का है, ब्राह्मण चाहे पूरा वोट दे दे, लेकिन वो उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। यादव जो पूरा वोट दे दे वो नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आप कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भाई अटल जी रहे, आडवाणी जी रहे, बहुत से अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह रहे, सब 3-3 साल। चलिए, आपने कुछ बातें बताई, मैं कुछ अलग सवाल करता हूँ आपसे। सवाल मुख्य है सर कि अभी एक दिन पहले ही लखीमपुर का जो कांड हुआ था, तो उस पर SIT की जो जांच रिपोर्ट आई है
उसमें ये कहा गया कि ये जो घटना घटी थी किसानों को कुचलने के लिए, ये सुनियोजित घटना थी रिपोर्ट में, और उनकी धाराएं भी बदली। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अजय कुमार मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये कानून सम्मत विषय है। अगर एसआईटी ने रिपोर्ट दिया है तो उस रिपोर्ट पे अदालत में उसकी सुनवाई हो रही है। अदालत का जो फैसला आएगा तो वो उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। वो तो कानून तो सबके ऊपर है। अगर रिपोर्ट आई है तो हम उसको कहाँ कह रहे हैं। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। चलिए, अच्छा एक चीज़ और भी है सर, ये किसान जो एमएसपी पर खरीद की बात करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर या सरकारी जो भी है, आप इसको किस रूप से देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, वो किसानों का मुद्दा है। वो उसमें जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, सरकार ने उस पर एक कमेटी बना दिया है। अब सवाल है कि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं भाई, जैसे दक्षिण में कुछ, यूपी में कुछ और पश्चिम में कुछ, तो उसको समग्र रूप में देखते हुए कहाँ कैसे क्या करना है, उस पर एक कमेटी बनी है। किसानों से उसमें राय ली जाएगी और बड़े बड़े विशेषज्ञ उसमें बैठेंगे। जो आएगा उसको सरकार ने मान लिया है तो उस पर जो रिपोर्ट आएगी उसको लागू किया जाएगा। नहीं, आपने बिल्कुल सर कहा कि बात सही है, लेकिन जैसे कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्शन बनाती है, जब वो बाज़ार में लॉन्च करती है तो वो खुद तय करती है कि हम अपना सामान प्रोडक्शन के हिसाब से इस कीमत पर तय करेंगे। तो ये किसानों का कहना है कि हमको आज के वर्तमान समय में महंगी खाद मिल रही है, महंगा बीज मिल रहा है, सिंचाई है या जुताई है, ये हमको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हमारी कॉस्ट नहीं निकल पा रही। जी, वो बात आप सही कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू से ही इस बात को माना है, किसानों की समस्याओं को उन्होंने देखा है। वो उनका पूरा सतत प्रयास है कि किसानों को हर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया है 2014 से लेकर आज तक, और कई क्षेत्रों में उन्होंने काम भी इस विषय पर किया है। अब रही बात, देखिए, ये व्यक्ति की बात नहीं है। जैसे आप व्यवसाय की बात कर रहे हैं, उसका एक अलग व्यवस्था होती है। अब किसान की जो बात है वो एक अलग विषय है, क्योंकि कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, कोई मध्यम है। सबके लिए एक समग्र नीति बनाना पूरे देश में, उसी के लिए तो ये बात चल रही है। जैसे ये कानून का जो भी एक तीनों कानून की बात थी, ये एक्चुअल में जो छोटे छोटे, जैसे खास करके अब हरियाणा पंजाब की बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन जैसे आप जानिए कि 80% लोग किसान बहुत छोटे हैं, सीमांत किसान, तो उनको मानक बना करके बनाया गया था। अब ये है कि चलिए कुछ लोगों को विरोध हुआ, भाई ठीक है कि ये गलत है, ये सही है, जबकि हर व्यक्ति ये चाहता था कि इस विषय पर भी एक जो है क्या कहते हैं, नयापन होना चाहिए। अच्छा सर, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण की मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी पिछले 2 दिन पहले माननीय मोदी जी ने काशी में जाके बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का उद्घाटन किया और एक मिसाल हिंदुत्व की पेश की। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये चुनाव में रंग लाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश जो है, ये यहाँ की जो संस्कृति है वो आज से नहीं, सनातन से है। और जैसे भगवान भोलेनाथ का हो या प्रभु श्री राम का हो या अयोध्या की बात, काशी की बात हो या मथुरा की बात, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, सदियों से चलता आया हुआ है, सभी लोगों की आस्था है वहाँ से। अब चूँकि अब जैसे भगवान राम का हो या भगवान भोलेनाथ का, तो अब सदियों से उस परंपरा को लोग मानते चले आ रहे हैं, लाखों करोड़ लोग वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ की सकरी गलियाँ थी, बहुत पुरानी व्यवस्था थी, मैंने देखा है। देखा, आपने देखा है, तो उसको मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। अब उसको चूंकि देखिए ऐसा है नहीं कि वहाँ कोई न जाता हो तब किए हो तो ठीक, वहाँ तो पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग आते जाते हैं। तो उस रूप में प्रधानमंत्री जी के मन में बात आई कि भाई अगर इसको फिर से नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में यहाँ लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, तो उसको उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, वो उन्हीं का व्यक्तिगत मैटर नहीं है, तो हर मानने सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का विषय है। तो उसके लिए पूरा जो है सारे लोग उस पर प्रसन्न हैं कि भाई हर जो भी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे सड़कें ही थी,
आज़ादी के बाद से छोटी छोटी सड़कें बनी थी गांव में भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम इतने दिन 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अभी हमारे गांव में आप समझिए कोई बड़ी ट्रक नहीं जा सकती, बड़े बड़े साधन नहीं जा सकते। गांव और शहर में बहुत भेद हो गया था। आज आप देखिए, आज शहर और गांव में आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह सड़कें बन गई, हर साधन आने लगे, बसें आने लगी, बिजली की भी व्यवस्था। देखिए, तो ये सब चीज़ें तो समय के साथ परिवर्तनशील है, और उन्होंने इसको किया तो बहुत बहुत उसके लिए उनको धन्यवाद कि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सम्मान रखते हुए जो उन्होंने काम किया, वो इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और इसका जनता में बहुत व्यापक असर हुआ है। नहीं सर, आपने बड़ी बाकी से अपनी राय रखी, और आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आप तो चाहेंगे ही कि योगी जी पुनः सत्ता में लौटें। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।